प्यारे बच्चों, बेटे आज का जो अपना टॉपिक है वो है बोहर मैग्नेट्रॉन। इसको बोहर मैग्नेट्रॉन बोल देते हैं, या फिर जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमें एक बात पता है कि जो एटम है, एटम के जो सेंटर है, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लिया अपने पास आर रेडियस के पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया अपने पास ये इस तरफ रिवॉल्व करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है मान लिया ये इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर एक करंट लूप बनता है, और जो करंट लूप बनता है वो करंट की जो डायरेक्शन होगी, वो करंट की डायरेक्शन हमें पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज गया है तो करंट क्लॉकवाइज आएगा। तो ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मान लिया हमने, तो यहाँ पर एक करंट लूप क्रिएट होता है, जिससे अगर जो इलेक्ट्रॉन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज गया है तो करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, जिसकी वजह से ये जो करंट लूप है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से बना, यहाँ पर एक जो टॉप पार्ट है, यहाँ पर जिस तरह एक करंट है, ये करंट क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाता है मैग्नेट का। ऊपर साउथ पोल बन जाता है और इसके नीचे नॉर्थ पोल बन जाता है। तो यहाँ पर दो पोल बन जाते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जिससे करंट लूप क्रिएट होता है। यहाँ पर दो पोल बन गए, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, तो जिससे ये बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल के रूप में बिहेव करता है। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो फिर हमें पता है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। हमने वही फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया अपने पास ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी एक्सिस मैंने अज्यूम कर ली, भाई इस एक्सिस के अबाउट ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। इस इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की वजह से मान लिया इसमें करंट आया है, आई करंट मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया आई करंट इसके अंदर आया हुआ है। और कितनी रेडियस का पाथ है ये जो ऑर्बिट है, ये मान लिया आर रेडियस का ऑर्बिट है। ठीक है, नीचे पोल कौन सा है, साउथ है, ऊपर पोल कौन सा है, नीचे नॉर्थ, ऊपर पोल कौन सा है, साउथ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी अपने पास वो साउथ से कहाँ होगी, वो नॉर्थ होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, साउथ से नॉर्थ होगी मैग्नेटिक मोमेंट। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। बोर मैग्नेट्रॉन क्या है वो मैं आपको भी बताता रहूँगा साथ साथ में। मान लिया हमें पता है कि लेट ई क्या है, चार्ज ऑन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके ऊपर ई चार्ज है, और जो रिवॉल्व करता है मान लो आर रेडियस का ऑर्बिट है, रिवॉल्व करता है। तो आपके हिसाब से जो करंट डेवलप होगा, करंट डेवलप्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन से जो करंट डेवलप होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। बेसिक फॉर्मूला करंट का आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई बाई में टी लिख दिया मैंने इसको। टी क्या है, टी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, हमने इसको टी मान लिया। ठीक है, बट हमें पता है टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। टी इज इक्वल टू क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान ली हमने। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या बन गया, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये बन गया अपने पास ई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये करंट आया अपने पास। लेकिन आपको करंट नहीं निकालना, आपको तो फाइंड आउट करना मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है।
तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकालोगे ना, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल दो, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम आपको फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, m इज इक्वल टू वैल्यू है अपने पास, फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ड्यू टू ए करंट लूप NIA के इक्वल होता था। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा तो एक ही पाथ है यहाँ पे, इसका नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही हो गए। तो m इज इक्वल टू बच गया अपने पास I इंटू ए, m की वैल्यू आ गई अपने पास I A आ गई। ए मतलब एरिया, एरिया किसका, सर्कुलर पाथ का, ये वाला जो एरिया होगा ये एरिया किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो m इज इक्वल टू आई कितना है, ई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ई ओमेगा हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर के इक्वल बना, ठीक है। लेकिन जब हम बोर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, नील बोर, हमने इसको बोर मैग्नेट्रॉन की फॉर्म में लेके जाना है। तो जो नील बोर था उसने कॉन्सेप्ट दिया था, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। जो नील बोर था, नील बोर ने क्या कहा था, उसने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे एटम के बारे में। उसने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, और उस रिवॉल्यूशन करते हुए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के। मतलब उसने बताया था कि भाई अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी क्या होगा कि n इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इन फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल देंगे इसको, एंड द एंगुलर मोमेंटम किसका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यहाँ पर जो h है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट। मतलब आपको ये बोला गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n h/2 पाई के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो n होगा, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा, कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होता है, बेसिक रिलेशन 11th क्लास में पढ़ा करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का और लीनियर वेलोसिटी का। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे v की जगह अगर आर ओमेगा पुट करोगे, एक आर पहले है तो ये बनेगा mr² ओमेगा इज इक्वल टू NH/2 पाई के इक्वल आ गया, ये वैल्यू बन गई अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट करा ओमेगा r² किसके इक्वल आ गया, NH/2 पाई m के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 मान ली अपने पास ये थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओमेगा r² है, यहाँ पर भी ओमेगा r² है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं। अगर इस वैल्यू को वहाँ पे पुट करूँ, एक फ्रॉम इक्वेशन 1 m इज इक्वल टू कितना था, हाफ ई ओमेगा r² था। तो m इज इक्वल टू हाफ ई ओमेगा r² की क्या लिख दूँ इसको, NH/2 पाई m इसको लिख सकता हूँ।
या फिर m इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक तरीके से n टाइम्स ऑफ EH डिवाइड बाई 4 पाई m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो ये इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो सारा का सारा पार्ट है ये कांस्टेंट है। ये सारा पार्ट क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, ऑर्बिट के साथ ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको बोलेंगे म्यू बी। म्यू बी का मतलब क्या है? बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन एक कांस्टेंट टर्म है, म्यू बी से रिप्रेजेंट करें, जो किसके इक्वल है? EH डिवाइड बाई 4 पाई m के इक्वल है। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको हम n टाइम्स ऑफ म्यू बी लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ म्यू बी, ठीक है। तो n टाइम्स ऑफ म्यू बी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हमने नाम दिया है बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इसको हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड क्यों है? क्योंकि कोई भी टर्म जो इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होती है, मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो ये इंटीग्रल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। आप इसको बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसका? ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम किसकी वजह से? ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन, ये बोहर मैग्नेट्रॉन है म्यू बी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ये डेरिवेशन हमें करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं होती है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पहले एक बार मैं अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। अपना जो टॉपिक है वो अर्थ मैग्नेटिज्म है। अर्थ मैग्नेटिज्म मतलब जो अपनी जो अर्थ है ना, अर्थ भी एक खुद एक मैग्नेट है। मैं एक सिंपली बात आपको बताना चाहता हूँ। जो अर्थ है, अर्थ सेल्फ एक मैग्नेट है। उसको एक साइंटिस्ट था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ इटसेल्फ इज ए ह्यूज मैग्नेट। अर्थ एक मैग्नेट है। अब आपको समझो, देखो बात को सुनो। ये अपनी अर्थ है। अगर अर्थ को आप ध्यान से देखो तो अर्थ की 3 लेयर होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। एक टॉप में अर्थ क्रस्ट होती है, ठीक है, फिर एक वो मेंटल होती है, फिर सेंटर में कोर होती है। तो हमें कोर से मतलब है, ये है कोर ऑफ अर्थ। तो मैं आपको एक सिंपली बात बताऊँ बेटा, कोर ऑफ अर्थ है ना, कोर ऑफ अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है, कुछ भी मटेरियल यहाँ प्रेजेंट है, वो मोल्टन स्टेट में है। यहाँ पर एवरी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हो, वो मोल्टन स्टेट में। एवरी सब्सटेंस इज इन दी मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ है, मोल्टन फॉर्म के अंदर है सब कुछ। और यहाँ पर मेन 2 चीज़ होती हैं इसके अंदर, उसको बोलते हैं निफे। निफे बोलते हैं इसको। निफे का मतलब क्या होगा? निफे का मतलब होता है निकल प्लस आयरन। इसके अंदर 2 मेटल हैं मुख्य तौर पर, निकल और आयरन, निफे बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों मेटल कैसी फॉर्म में हैं? मोल्टन स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई हैं। कारण क्या उसका? ड्यू टू हाई टेम्परेचर वहाँ पे।
तो क्या होगा, एक साइंटिस्ट था डॉक्टर प्रोफेसर ब्रैकेट नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला था कि जब अर्थ रिवॉल्व करती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब अर्थ रिवॉल्व करते ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ रिवॉल्व करती है या रोटेट करती है, रिवोल्यूशन की वजह मैं रोटेशन बोलूँगा इसको, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट जब वो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व नहीं रोटेट करती है, तो यहाँ पर जो निकल और आयरन प्रेजेंट है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है निकल और आयरन मोल्टन स्टेट में है, और मोल्टन स्टेट का मतलब एक तरीके से आयोनिक फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में है। आयंस जो आपके Fe2 पॉजिटिव हो सकता है, Fe3 पॉजिटिव हो सकता है, निकल Ni2 पॉजिटिव हो सकता है, मतलब मोल्टन उसमें आयनिक फॉर्म में है। जब भी आप किसी सब्सटेंस को मेल्ट कर दे तो आयनिक फॉर्म में चला जाएगा। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो ये जो यहाँ पर जो आयंस हैं, ये आयंस भी साथ में घूमेंगे, साथ में रोटेट करेंगे। जब आयंस रोटेट करेंगे तो हमें एक बेसिक बात पता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ आयंस या रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल ही तो हैं, यहाँ पर एक करंट डेवलप होएगा। तो यहाँ पर कोर ऑफ अर्थ के अंदर एक करंट डेवलप होता है, और जहाँ करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से क्या आता है वहाँ पर मैग्नेटिज्म आता है। अर्थ कैसे बिहेव करती है, लाइक ए मैग्नेट बिहेव करती है। तो मैंने बताया यहाँ पर क्या हुआ, जब ये रोटेट करती है तो यहाँ पर जो आयंस हैं, आयंस किसके हैं, आयरन और निकल के, वो सर्कुलेट करते हैं। तो ये जो सर्कुलेटिंग आयंस हैं, सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ निकल एंड आयरन cause the production of magnetic field या मैग्नेटिज्म इन अर्थ। ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसको बोलते हैं डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले ये बताया कि जो अर्थ है, अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट। उसने बताया कि अर्थ इज ए ह्यूज मैग्नेट, एक अर्थ बहुत बड़ी मैग्नेट है। उसकी बात बिल्कुल सही है, उसने प्रैक्टिकली इस बात को प्रूव करा। हम एक काम करते हैं, नॉर्मली जब हम मान लें अपने पास कोई थ्रेड है, हम एक काम करते हैं कि मैग्नेट लेके एक बार मैग्नेट को एक धागे से बांध के लटका दो आप। बार मैग्नेट हमेशा अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करके एक धागे से बांध के उसको आप ऐसे लटका दो फ्रीली, इस तरीके से हमने उसको फ्रीली लटका दिया ऐसे धागे से बांध के, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है अर्थ की। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको एक सिंपली बात बता देता हूँ। ये जो अपनी अर्थ है ना, अर्थ, हमें एक बात पता, अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ की जो ये वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस जो अपने पास नॉर्मली जो डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे क्या है, साउथ डायरेक्शन है। इसका मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, मतलब जियोग्राफी में जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये कोर ऑफ अर्थ होगी। तो जो अर्थ है ना, अर्थ के मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट बन गया, हमें ये बात तो पता है। जो अर्थ एक मैग्नेट बनी, ये मान लिया अर्थ का मैग्नेट है, तो अर्थ का जो मैग्नेट है, इसका साउथ पोल, मैं आपको बता, इसका साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं तो थोड़ा टिल्ट होता है। और जो अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पे कोई बार मैग्नेट अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, तो अर्थ का साउथ पोल क्या करेगा, उसके बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को खींच लेगा। ठीक है, और मैग्नेट का बार मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे तरफ खींच लेगा। तो जिससे जो बार मैग्नेट है वो हमेशा इस डायरेक्शन में रुकता है। इस डायरेक्शन में क्यों रुका है कि क्योंकि ये अर्थ का जो मैग्नेट है,
ये मान लीजिए बार मैग्नेट, मान लीजिए बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये अर्थ का साउथ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मान लीजिए इसको ऐसे ऐसे रख दिया, ये बार मैग्नेट को ऐसे रख दिया, तो ये साउथ पोल क्या करे, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो घूम के ऐसे आ जाएगा, ऐसे रुकेगा लास्ट में अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से। ठीक है, तो ये जो एक्सिस बन गई ना, ये जो एक्सिस बनी, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, मैग्नेट का साउथ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, इस तरफ क्या होगा, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, मैं अगर आप एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक मैं छोटी बात आपको बताता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं एट दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 0.35 गोस के इक्वल है, या फिर आप ये बोल सकते हैं 0.35 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल है, अगर आप इसको टेस्ला में याद करना चाहो तो। ठीक है, 0.35 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल है। मतलब वर्ल्ड में ये अलग अलग जगह अलग अलग होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए यहाँ पर हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो टर्म्स है ना उनको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स। कुछ टर्म्स हैं जिसकी हेल्प से हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझते हैं पूरे को, या उसको एक्सप्लेन करते हैं, या उसकी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, तो उसको उनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट वो क्वांटिटीज़ हैं जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, डायरेक्शन की फॉर्म में, अर्थ के ऊपर हर जगह पे। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या है ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर दी क्वांटिटीज, ये कुछ क्वांटिटीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, आर दी क्वांटिटीज जिसका इस्तेमाल करते हैं, विच डिस्क्राइब, जो क्या डिस्क्राइब करते हैं, विच डिस्क्राइब दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मतलब अर्थ के किसी भी प्लेस पर अगर आपको मैग्नेटिज्म पता करना है, कितना मैग्नेटिज्म है वहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो उसके लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो क्वांटिटीज़ हमें ये बताते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कौन सी डायरेक्शन में है, किसी भी प्लेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर, उनको मैग्नेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ बोलते हैं उसको। तीन होते हैं ये, एक होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोल दो, और मैग्नेटिक डिप बोल दो इसको आप, मैग्नेटिक डिप बोल दो, और एंगल ऑफ डिप बोल दो इसको आप, एंगल ऑफ डिप, एक ही बात है। तीसरी टर्म है, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 3 होते हैं ये 3। तो सबसे पहला है, फर्स्ट टर्म अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अगर आपको समझाएं होता क्या है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, तो मैं आपको बताऊं, 2 एक्सिस हैं अपने पास, एक मैग्नेटिक एक्सिस और एक जियोग्राफिक एक्सिस है। ये मैग्नेटिक एक्सिस थी, एक जियोग्राफिक एक्सिस थी, ये 2 एक्सिस थी। इनके बीच में जो एंगल बनता है, एंगल जो बना इनके बीच में, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या चीज़ है ये है दिस स्मॉल एंगल बिटवीन, किसके बीच का, बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस, मतलब स्मॉल एंगल है मैग्नेटिक और जियोग्राफिक एक्सिस के ऊपर एट ए प्लेस, किसी भी जगह के ऊपर। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल बना उसको हमने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दे दिया। थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन होता है जो मैग्नेटिक एक्सिस को कट करके जाएगा वर्टिकल प्लेन अर्थ के थ्रू, वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। जो जियोग्राफिकल एक्सिस को कट करके जाएगा अर्थ के थ्रू वर्टिकल प्लेन, उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं उसको। देखो बताऊंगा अभी आपको मैं। जिस तरह ये अर्थ थी अपनी, ये इसकी जियोग्राफिक एक्सिस थी, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस थी। हम एक काम करते हैं, हम अर्थ को मान लो यहाँ से कट कर दें नीचे, जिस तरह कोई बॉल है उसको एक चाकू लेके इस एक्सिस के थ्रू कट कर दें, तो उसका जो एक साइड का हिस्सा नहीं होगा, जो ये वाला फेस जो होगा, ये वाला हिस्सा, मतलब एक तरीके से हेमिस्फीयर बन गया। एक साइड से तो राउंड होगी, एक साइड फ्लैट बन गया बिल्कुल। वो जो फ्लैट वर्टिकल प्लेन है उसको, वो जो फ्लैट वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन बोल देंगे। जिस तरह मान लीजिए अपने पास ये होगा, ये हिस्सा हमने कट करा, तो ये इस तरीके से मान लिया अपने पास वो इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया, तो एक प्लेन हिस्सा बन गया एक साइड। अगर मान लें अर्थ को हम बीच से कट कर दें तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, एक साइड राउंड रहेगा, एक साइड क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैट हिस्सा जो बना इसको बोले जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं हमने इसको, मेरिडियन। ठीक है, अगर आप इसको इस मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू कट करो, मान लो इसको मैग्नेटिक जो एक्सिस अपने पास इसके थ्रू इसको हम कट कर देते हैं, इसके थ्रू अगर आप कट करोगे तो एक वर्टिकल प्लेन यहाँ बन जाएगा। तो वो जो वर्टिकल प्लेन बनेगा उसको हम ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए अपने पास ये वो वर्टिकल प्लेन बना जो मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू कट करने से बना। अगर हम अर्थ को मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू कट कर दे, एक साइड जो फ्लैट सरफेस बनी वो ये बन गई, मान लीजिए इसको बोल दिया हमने क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच में एंगल कौन सा है, थीटा एंगल है इनके बीच में, ये एंगल है थीटा, थीटा एंगल क्या है, ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं अभी अर्थ की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये सेंटर पॉइंट अपने पास। हम यहाँ से चेक करते हैं अर्थ की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो हम ये देखते हैं कि जो अर्थ की जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए अपने पास ये है आर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस आर को रिजोल्व करूं तो इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट तो गया इस तरफ
ये एंगल मान लिया मैंने डेल्टा, और एक कंपोनेंट आ गया इस तरफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब एक तो गया हॉरिजॉन्टल, एक गया वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल गया इसको तो बोल दिया हमने एच, और जो वर्टिकल आया इसको बोल दिया हमने वी। अगर हम इसको यहाँ भी इस तरीके से बनाएं, ठीक है, तो ये जो एच बना, एच जो है इसको तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये एच किसके इक्वल होगा आपके हिसाब से? क्या ये आर कोस डेल्टा के इक्वल होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको रिजोल्व करा तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर कोस डेल्टा, और वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर साइन डेल्टा। आर को रिजोल्व करा है तो वी क्या माना हमने यहाँ पे? यह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? आर साइन डेल्टा आ गया। ठीक है, ये डेल्टा एंगल जो है, ये डेल्टा एंगल किसके बीच में है? ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये जो डेल्टा एंगल बना इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सॉरी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये जो डेल्टा एंगल है, यहाँ पर जो डेल्टा है इसको बोलते हैं हमने क्या? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप बोल दो इसको आप, एंगल ऑफ डिप। किसके इक्वल है ये? अगर आप डेफिनेशन दो तो ये क्या है? ये है एंगल किसके बीच का? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू दी horizontal line, to the horizontal line in magnetic meridian। जो मैग्नेटिक मेरिडियन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन की, इसके साथ अर्थ की टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रखा है उसको हमने क्या बोला? डेल्टा। और उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको। ठीक है, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू वेरी करती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये अलग अलग जगह अलग अलग होती है एंगल ऑफ डिप। जिस तरह अगर आप एंगल ऑफ डिप की बात करते हो तो एट मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, अगर हम पोल की बात करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप होगा, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ऑफ डिप किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के ऊपर, अगर हम पोल की बात करते हैं। जिस तरह ये अर्थ है, हम यहाँ पे बात करते हैं, पोल्स पे बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर कितना एंगल बना देगा? ये 90 डिग्री बना देगा। ठीक है, सेम टू सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं एट इक्वेटर, जो अर्थ की जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर पर, इक्वेटर तो ये होती है इक्वेटर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप कितना बन जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ध्यान रखना कितना होगा? 0 डिग्री। कहाँ पर? इक्वेटर पर। कि इक्वेटर का, इक्वेटर क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, बेसिक की बात। ठीक है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आर कोस डेल्टा, जो मैंने बताया था। हॉरिजॉन्टल, आपसे पूछते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होती है? ये होते हैं अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डेफिनेशन को पूछे आपसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ किसकी? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है? एच। इसी को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो
मतलब v बाई में h अगर हम करते हैं इसको, तो r साइन डेल्टा डिवाइड बाई r कोस डेल्टा, r से r कैंसिल, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h टेंजेंट डेल्टा। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हो तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बच गया, 1 बच गया। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूले जिनका हम इस्तेमाल आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर, इसका हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो मैंने आपको बताया था अभी कि भाई एट मैग्नेटिक पोल, जो मैग्नेटिक पोल होते हैं ना, पोल अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है, पोल्स के ऊपर मैं आपको बता दूं, पोल पर केवल कौन सा कंपोनेंट होगा, पोल पर केवल वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि यहाँ तो हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, पोल वर्टिकल होते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो वर्टिकल जो टोटल स्ट्रेंथ है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, वो केवल किसके इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, 0 है। पोल के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि वर्टिकल होते हैं पोल। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू कितना था, r साइन डेल्टा। तो v और r कैंसिल हो जाए क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री, 0 आ गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90, सॉरी 1 आ गया ये, कि v से r कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो डेल्टा कितना आ गया, 90 डिग्री, जो मैंने अभी बताया था। पोल के ऊपर कितना होता है, डेल्टा 90 डिग्री होता है। और एट इक्वेटर क्या होता है, अगर आप इक्वेटर की बात करते हो, इक्वेटर पे इसका उल्टा होगा। इक्वेटर के ऊपर सारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ वर्टिकल 0 होगा इक्वेटर पर। तो यहाँ पर अगर एच आर इज इक्वल टू एच है, तो हमें पता है वी इज इक्वल टू आर, सॉरी एच इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा की इक्वल होगा, इससे कैंसिल होगा, इसका मतलब कोस डेल्टा इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया था, इक्वेटर पर डेल्टा 0 होता है और पोल पर डेल्टा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इक्वेटर पर डेल्टा 0, पोल पर डेल्टा 90 डिग्री। ठीक है बेटे, तो ये काम आप लोगों को करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया है। 3rd यूनिट तुम्हारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक बेसिक 1-2 चीज़ बाकी है, वो हम एक लेक्चर के अंदर उसको ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।